हेलो दोस्तों, मैं हूं सुजीत कुमार और आप देख रहे हैं क्लासरूम 21। तो पिछले वीडियो में मैंने पढ़ाया था कि प्रागैतिहासिक काल के बारे में। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप जाके वो देखिए। और आज हम पढ़ने वाले हैं सिंधु घाटी एवं हड़प्पा सभ्यता के बारे में। यह आदि ऐतिहासिक काल में आता है। आदि ऐतिहासिक काल होता है ऐसा काल जिसमें लोग लिखना तो जानते थे, लेकिन वर्तमान लोग जो है उस लिपि को अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं। तो आदि ऐतिहासिक काल में ही आता है हड़प्पा सभ्यता। तो आज हड़प्पा सभ्यता के बारे में देख लीजिए। देखिए, इसका समय काल है 2350 से 1750 ईसा पूर्व और यह पहली व्यवस्थित सभ्यता थी भारतीय महाद्वीपों में। और विश्व प्राचीन सभ्यता में अगर पूछा जाए कि विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता कौन है, तो सुमेरियन सभ्यता मेसोपोटामिया सभ्यता है, जो इराक में फला फूला था। तो इस सभ्यता के लेख अभिलेख जो है सिंधु सभ्यता का मतलब लेख अभिलेख अभी तक नहीं पढ़े जा सके हैं, इसलिए इसे आदि ऐतिहासिक काल या कांस्य युग में रखा जाता है। कांस्य युग में इसलिए रखा जाता है क्योंकि इसी काल के लोग ने, सिंधु सभ्यता के लोगों ने ही सबसे पहले टीन और तांबा मिला के कांसा बनाया था और कांसा का ये लोग हथियार बनाने लगे थे। तो इसे कांस्य युग में भी रखा जाता है और आदि ऐतिहासिक काल में भी। इसकी लिपि भाव चित्रात्मक है और इसके जो लिपि के संकेत मिले हैं वह 500 संकेत अभी तक मिल चुके हैं। अधिकांश जो संकेत है वह मुहर पर बना था और अन्य जो संकेत मिले हैं वह मृद भांड पर, मनका पर और ईंट पर। मृद भांड को बता ही दिए थे, जो होता है अनाज को भंडार करने वाला। मनका घड़ा होता है और ईंट तो ईंट जानता है। ज़्यादा संकेत यू आकार का मिला है और मछली का मिला है। मुहरे सेल खड़ी की बनी होती थी। ये इनका जो लिपि लिखने का जो तरीका होता था, ये दाएं से बाएं लिखते थे और वाक खत्म नहीं होने पर यह बाएं से दाएं लिखने लगते थे। इस शैली को कहते हैं ब्रुस्तोफेडरन शैली। तो इसी के समकालीन बहुत सारी संस्कृतियां थी। तो संस्कृतियां के बारे में भी पूछता है, तो वो देख लीजिए। हुआंगो नदी घाटी सभ्यता चीन में फला फला था। सिंधु नदी घाटी सभ्यता भारत में। दजला फ्राट, इसे मेसोपोटामिया भी कहते हैं। सुमेरियन सभ्यता यह इराक में फैला था। नील नदी घाटी सभ्यता मिस्र में फैला था। लेकिन इन सब सभ्यता में सबसे विकसित और विशाल सभ्यता जो है वह सिंधु सभ्यता थी। भारत में ऐतिहासिक स्थल खोजने का काम को जो करता है वह पुरातत्व संरक्षण विभाग करता है। 1861 में इसकी स्थापना करी गई थी और इसकी स्थापना करवाया था लॉर्ड कैनिंग, उस समय का गवर्नर जनरल। इसके पहले अध्यक्ष थे अलेक्जेंडर कनिंघम। तो अलेक्जेंडर कनिंघम को ही पुरातत्व संरक्षण विभाग का जनक कहा गया है और इसके महानिदेशक थे जॉन मार्शल। तो जॉन मार्शल के निरीक्षण में ही दयाराम साहनी और अखिलेश दास बनर्जी ऐसे लोग काम कर रहे थे। तो दयाराम साहनी ने ही सबसे पहले 1921 में हड़प्पा शहर को खोजा था। यानी हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले जिस शहर को खोजा गया वह हड़प्पा था। हड़प्पा को 1921 में खोजा गया था दयाराम साहनी के द्वारा। और उसी के एक साल बाद अखिलेश दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज करी थी। तो इसका नामकरण रखने के लिए कि यह हड़प्पा सभ्यता या मोहनजोदड़ो नाम क्यों रखा गया, तो इसका कारण था क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा खोजा गया था, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता हो गया। और अन्य शहरों को खोजे जाने के बाद देखा गया कि अधिकांश जो शहर है वह सिंधु नदी घाटी के आसपास है। जैसे मोहनजोदड़ो खोजा गया, लोथल खोजा गया, तो यह सब सिंधु नदी के आसपास था, इसलिए इसे सिंधु नदी घाटी सभ्यता कह दिया गया। 1940 तक इस सभ्यता में 40 बस्ती खोजे गए थे, लेकिन आज़ादी के बाद वर्तमान में अभी हड़प्पा सभ्यता से जुड़े 1500 बस्ती खोजा जा चुका है। और सर्वाधिक बस्ती सिंधु और सरस्वती नदी के बीच खोजा गया है। 1100 बस्ती खोजा गया सिंधु और सरस्वती नदी के बीच। इसे कांस्य युग में भी रखा जाता है क्योंकि सभ्यता के लोगों ने पहली बार
तांबा और तीन मिला के कांस्य बनाया था, ये पहले ही बता चुके हैं। और पहली बार नगर क्रांति की शुरुआत हुई सिंधु नदी घाटी सभ्यता से रहा करता था, गुफाओं में रहा करता था या कबीला बना बना के रहते थे। लेकिन जब सिंधु नदी सभ्यता की शुरुआत हुई तो यहाँ नगर क्रांति की शुरुआत हुई, बड़े बड़े शहर बसा गए और बड़े बड़े उस समय के गांव बसा गए। तो हड़प्पा के उद्भव के बारे में बहुत सारे मत है वैज्ञानिकों के। तो विदेशी मत है मार्टिन विलर, मार्टिन चाइल्ड और मैके के अनुसार हड़प्पा मेसोपोटामिया का भाग है, उसी का ही नकल है। हड़प्पा तथा मेसोपोटामिया में दोनों जगह एक ही प्रकार के अनागार पाए जाते थे और चबूतरे भी एक ही तरह का था। तो इस आधार पर ये जो वैज्ञानिक है मार्टिन विलर, मार्टिन चाइल्ड और मैके, इन्होंने कहा कि हड़प्पा मेसोपोटामिया का ही भाग है। लेकिन देसी मत का कहना है, जो देसी इतिहासकार थे उन्होंने कहा कि हड़प्पा स्थानीय लोगों द्वारा विकसित सभ्यता थी और इसके लिए इन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए, बहुत सारे सबूत दिए। जैसे उनका लिपि में अंतर बताया कि मेसोपोटामिया के जो लिपि थी वह किलाक्षर था, जबकि हड़प्पा का भाव चित्रात्मक था। नगर नियोजन मेसोपोटामिया का विकसित था जबकि हड़प्पा का विकसित था। और ईंट जो प्रयोग करते थे मेसोपोटामिया में कच्ची का प्रयोग किया जाता था, जबकि हड़प्पा में पक्की ईंट का प्रयोग किया जाता था। पूजा भवन के साक्ष्य मिले हैं मेसोपोटामिया में, वहाँ के लोग मंदिर बना के पूजा किया करते थे, जबकि हड़प्पा में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला है, मंदिर का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। लेकिन पूजा करते थे हवन कुंड द्वारा। मोहर जो है मेसोपोटामिया में बेलनाकार थी जबकि हड़प्पा में चौकोर थी। भौगोलिक विस्तार देखिए, तो भौगोलिक विस्तार में हड़प्पा त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैला है, जैसे कश्मीर के ऊपर वाला छोर से लेके बलूचिस्तान और इधर उत्तर प्रदेश तक क्षेत्र तक और गुजरात तक कैसे फैला है तिरछाकार में। तो 1500 स्थल खोजे जा चुके हैं हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड। आज़ादी के बाद सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं, जो सरस्वती एवं उसके सहायक नदियों के आसपास था। सिंधु सभ्यता का ऊपरी स्थल मांदा जम्मू कश्मीर में है और यह चिनाब नदी के किनारे है। और दक्षिण स्थल जो सबसे है महाराष्ट्र में दामाबाद गोदावरी नदी के किनारे है। और सिंधु सभ्यता के जो पूर्वी स्थल है, पूर्वी जो मतलब पूर्व में जो सबसे अंतिम छोर पर जो शहर है वह आलमगीरपुर है, मेरठ हिंडोन नदी के किनारे है। मेरठ यूपी में है आलमगीरपुर। और जो पश्चिमी स्तर है वो पाकिस्तान बलूचिस्तान में है, सुतकांगडोर जो दासक नदी के किनारे है। हड़प्पा सभ्यता की विशेषता की बात करें तो इनका नगर नियोजन बहुत ही विकसित और सुंदर था। तो कैसा था उसके बारे में देखें तो नगर दो हिस्सों में बटा होता था। पश्चिमी हिस्सा जो था किलाबंदी किया गया होता था और ऊंचे स्थान पर बसाया जाता था, जहाँ बहुत से प्रमुख लोग रहा करते थे, जिनमें राजा भी हुआ करते थे। पूर्वी हिस्से में निचले भाग में बसाया कर जाता था जो लोगों के रहने के लिए था। धौलावीरा 3 भागों में बटा था, जबकि उसे नगर जो है हड़प्पा सभ्यता के नगर प्रमुख नगर जो होते थे 2 ही हिस्से में बटे थे। लेकिन इसमें एक्सेप्शन है कि धौलावीरा 3 भागों में बटा था। चूहनदड़ों का कोई भी हिस्सा दुर्गीकृत नहीं था और कालीबंगा के दोनों भाग अलग अलग दुर्गीकृत थे। और दुर्गीकरण में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है। हड़प्पा सभ्यता में सभी जगह पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था, जबकि कालीबंगा में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है। लोथल के दोनों भाग एक साथ दुर्गीकृत थे। सिंधु सभ्यता की जो सड़कें थी वह समकोण पर काटती थी। दरवाजा सिंधु सभ्यता की जो सड़कें थी वह समकोण पर काटती थी और दरवाजा खिड़की जो है वह सड़क की ओर न खुल के पीछे की ओर खुलते थे। और इसमें एक्सेप्शन है कि लोथल का जो दरवाजा था वह सड़क की ओर खुलता था, जबकि बाकी शहरों का सड़क के विपरीत दिशा में खुलते थे, सड़क के पीछे खुलते थे। समुचित जल निकासी की व्यवस्था थी, जबकि बनवाली ऐसा शहर था हड़प्पा में जल निकासी की व्यवस्था वहाँ नहीं थी। हड़प्पा के सभी शहरों में जो है दुर्गीकरण में पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था, जबकि कालीबंगा ऐसा है जहाँ कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है और इसके दुर्गीकरण अलग अलग किया गया है।
जो निचला भाग था उससे अलग दुर्गीकृत किया गया है, जबकि उचला जो भाग था जहाँ राजा रहते थे उसे अलग दुर्गीकृत किया गया है। चूंदड़ो एक ऐसा शहर था जहाँ वक्राकार ईंटों का प्रयोग किया गया है। घर की विन्यास पद्धति के लिए जो है ग्रिड पद्धति अपनाई जाती थी। ग्रिड पद्धति में क्या होता है कि सभी घर जो है एक समान होते थे। घर आयताकार होता था, 2 मंजिला मकान होता था, ऊपर जाने के लिए सीढ़ी होती थी। घरों में स्नानागार, रसोईगढ़ और सीढ़ीदार कुआं भी होता था। शौचालय भी होता था। घर का दरवाजा बीच में न होकर किनारे होता था। और सामाजिक व्यवस्था कैसी थी तो दास प्रथा प्रचलित था और मातृ प्रधान समाज था, क्योंकि स्त्रियों का अधिकतर मिट्टी के मूर्ति मिले हैं। इसलिए ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि उस समय का जो समाज था वह मातृ प्रधान था। सती प्रथा का भी प्रमाण मिला है। जैसे लोथल में जो है 3 युगल सावधान मिला है, कालीबंगा में 1 युगल सावधान मिला है। शाकाहारी और मांसाहारी दोनों का प्रमाण मिलता है, क्योंकि उस समय भी जब पूजा व्यवस्था थी तो उसमें वो बलि देते थे, तो शायद वो उस बलि दिए हुए जानवर का मांस भी वो खाते थे। शाकाहारी मांसाहारी उसमें दोनों थे। प्रदा प्रथा और वेश्यावृत्ति का भी प्रमाण मिला है। जीवन निर्वाह करते थे, कृषि करते थे। वह कृषि में वो गेहूं और जौ का उत्पादन करते थे, पशुपालन करते थे, शिल्पकार थे और व्यापार करते थे। शिल्पकार का मतलब होता है कि लकड़ी पत्थर के मूर्ति बना देना, लकड़ी से पलंग, दरवाजा, जो भी सामान होता है फर्नीचर का वह बनाना, सब शिल्पकार का काम होता है। मनोरंजन के लिए मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षी को आपस में लड़ाना, और सबसे जरूरी जो है मनोरंजन के लिए जो ये करते थे चौपड़ और पासा खेलना था। और यह बहुत बार पूछा गया प्रश्न है कि क्या सिंधु सभ्यता के लोग पासा खेलना जानते थे, चौपड़ खेलना जानते थे? तो हाँ, सिंधु सभ्यता के लोग चौपड़ खेलना और पासा खेलना जानते थे। और व्यापार क्या करते थे तो समकालीन सभ्यता के साथ व्यापार करते थे। सर्वाधिक व्यापार मेसोपोटामिया के साथ था, और मेसोपोटामिया का एक शासक था सारगोम। इसका समय काल जो है वह महत्वपूर्ण नहीं है। जब भी राजा था यह एक राजा था मेसोपोटामिया का, और इसका एक अभिलेख था जो सिंधु सभ्यता के वाले प्रांत थे उसमें उसे मेहुला कहता था। इसके अभिलेख में जो मिला है वो सिंधु सभ्यता वाले प्रांत को मेहुला कहता था। फारस की खाड़ी को कहता था दिलगुन कहता था। फारस की खाड़ी यूएई और ईरान वाला बीच में जो समुद्र है उसी को फारस की खाड़ी कहा जाता है। आप नक्शा में देख लीजिएगा मैप में। मेसोपोटामिया के उर्किस एक शहर था जहां हड़प्पा के मोहर मिले हैं। इससे अनुमान लगाया गया कि जो है हड़प्पा वासी मेसोपोटामिया के साथ व्यापार करते थे। देखो निर्यात क्या करते थे, यहाँ जो सूती वस्त्र निर्यात करते थे, क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता में ही कपास का उत्पादन किया गया था और कपास से ही सूती वस्त्र बनता है, तो सूती वस्त्र निर्यात करते थे, दूसरे जिनसे व्यापार करते थे उनके यहाँ। और दक्षिण एशिया में जो है हाथी सबसे ज़्यादा पाया जाता है और भारत उसी दक्षिण एशिया में आता है, तो हाथी यहाँ भी बहुत ज़्यादा पाए जाते थे। और तो हाथी के दांत से बने वस्तु भी निर्यात करता था। आयात क्या करता था तो तांबा भारत में होता है खेतरी राजस्थान में, सोना कोलार कर्नाटका में होता है, चांदी टीन और लाजवर्द अफगानिस्तान से जो है निर्यात आयात करता था। जो है सिंधु सभ्यता के लोग आभूषण के भी शौकीन थे। सोना चांदी मानिक सीप हाथी के दांत के आभूषण पहनते थे। हाथी के दांत से बनी कंघी मिली है और दर्पण भी मिला है हड़प्पा सभ्यता में। और कृषि जो करते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है 9 फसलों का ज्ञान था, तो यह 9 फसल उगाते थे, जैसे गेहूँ, जौ, कपास, खजूर, तरबूज, राई, मटर, सरसों और तिल। जो लोथल जो शहर है सिंधु सभ्यता का, वहाँ चावल के प्रमाण मिले हैं और रंगपुर में धान के भूसा का प्रमाण मिला है। मेहरगढ़ में कपास का प्रमाण मिला है। मेहरगढ़ पाकिस्तान में है,
यहाँ कपास का प्रमाण मिला है। और जब पढ़ा रहे थे प्रागैतिहासिक काल तो बस्ती बसाने का भी पहला प्रमाण मेहरगढ़ में भी मिला था, इस बात को याद रखिएगा। और लोथल में चावल के प्रमाण मिले हैं, रंगपुर में धान के भूसा का प्रमाण मिला है। सर्वप्रथम बार कपास यहीं उगाया गया था, मेहरगढ़ जो है सिंधु सभ्यता वाला प्रांत में। पशुपालन में क्या करते थे, गाय भैंस बकरी भेड़ कुत्ता बिल्ली ऊँट गधा हाथी कुबड़ वाला सांड और सुअर पालते थे। सुतकोता कालीबंगा और लोथल यह 3 शहर हैं जहां घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। सुतकोता कालीबंगा और लोथल में चावल के भी प्रमाण मिले हैं। तो राना गुंडई पाकिस्तान में है जहां घोड़े के दांत मिले हैं। और मोहनजोदड़ो से भी घोड़े का प्रमाण मिला है, यानी 4 जगह हो गया जहां घोड़े का प्रमाण मिला है। सुतकोता कालीबंगा लोथल और मोहनजोदड़ो जहां घोड़े का प्रमाण मिला है। जंगली जानवरों में बाघ और गेंडे से परिचित थे, जबकि शेर से अपरिचित थे। हड़प्पा सभ्यता में कुबड़ वाला जो सांड वह बहुत पूजनीय था। ऊँट घोड़ा और गाय का मुद्रा में उल्लेख नहीं है, पर उनकी अस्थियां मिली है, यानी उनकी हड्डी मिली है। गाय घोड़ा ऊँट का सिंधु सभ्यता के वाले क्षेत्र में इस अनुमान लगाया जाता है कि इन जानवरों को भी वो जानते थे। उद्योग क्या करते थे, तो कपास सबसे ज़्यादा यहाँ उत्पादित होता था और तो इसलिए वस्त्र उद्योग का भी प्रमाण मिला है। मोहनजोदड़ो से जैसे एक लाल रंग का कपड़ा मिला है, कालीबंगा से मिट्टी के बर्तन पर सूखी कपड़े के हाथ का निशान मिला है, और मोहनजोदड़ो से पुरोहित का पत्थर का जो मूर्ति है वो मिला है, जो साल को ओढ़े हुए है। वो जो पुरोहित हैं वह साल को ओढ़े हुए हैं और साल पर कढ़ाई किया हुआ है। तो वस्त्र उद्योग के बारे में जान लीजिए कि सिंध में कपास की खेती सर्वप्रथम बार करी गई, इसलिए ईरान के लोग इस क्षेत्र को सिंडन कहते थे, जबकि मेसोपोटामिया का राजा सारगौम इसे मेहुला कहता था। हड़प्पा के लोग सूत काटना और बुनना और कपड़े को रंगना जानते थे, कपड़े पर कढ़ाई करना भी जानते थे। इन्हें सूती ऊनी और रेशमी कपड़ों के बारे में भी पता था। बंदरगाह देखिए व्यापार होता था विदेश के साथ, तो समुद्री व्यापार ही होगा ईरान इराक जाने के लिए। तो लोथल और सुतकांगडोर रंगपुर और सुतकांगकोह यह 4 बंदरगाह था। इस 4 शहर का नाम याद रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता में 4 बंदरगाह लोथल सुतकांगडोर रंगपुर और सुतकांगकोह यह 4 बंदरगाह था। मिट्टी के बर्तन कुम्हार का चाक का प्रयोग मिला है और ईंट के भट्टे का प्रमाण मिला है। ईंट का भट्टा होगा तभी तो ईंट होगा, और पक्की ईंट बनाएंगे तब पक्की ईंट का निर्माण घर बनाने में करेंगे। मापन में फुट और क्यूबिक के बारे में जानते थे। इनका बाट जो होता था घनाकार होता था। हथियार में एक कुल्हाड़ी आरा खुरपा छुरी बर्छा इत्यादि को जानते थे, जो धातु या पत्थर दोनों की बनी होती थी। लेकिन एक बहुत इम्पोर्टेंट जो बात है वह याद रखिएगा कि सिंधु सभ्यता के लोग तलवार के बारे में नहीं जानते थे। तलवार के बारे में सिंधु सभ्यता के लोग नहीं जानते थे। मूर्तियाँ बनाई जाती थी धातु के, मिट्टी के और पत्थर से बनता था। ये जो इस विधि द्वारा मूर्ति बनाई जाती थी उसे लुप्त मोम विधि कहा जाता था। यह धातु की मूर्ति बनाने में इस विधि का प्रयोग किया जाता था। और जब मिट्टी की मूर्ति बनाई जाती थी तो मानव की ठोस और तथा पशुओं की खोखली बनाई जाती थी। चूहनदड़ों में कांसे की बैलगाड़ी जिसे इक्का गाड़ी भी कहते हैं, जबकि दामाबाद कांसे का रथ मिला है। दामाबाद महाराष्ट्र में है और कांसे का रथ मिला है वहाँ। कांसा आपको पता ही है कि सिंधु सभ्यता के लोगों ने ही पहली बार तांबा टीन मिला के कांसा का निर्माण किया था। मोहनजोदड़ो में नर्तकी की मूर्ति मिली है और पुजारी की मूर्ति मिली है। मुद्राएं चौकोर होती थी और मुद्राएं पर एक श्रृंग वाला पशु अंकित मिलता है। एक श्रृंग वाला पशु, जब आप एक फिल्म देखे होंगे मोहनजोदड़ो ऋतिक रोशन का, तो उसमें इस पशु को दिखाया गया है।
जो हिरन जैसा दिखता है और जिसके सर पर एक सिंह होता है। मोहरे पर जो है पशुपति नाथ का अंकन मिलता है। पशुपतिनाथ शिव का रूप है और यह भी चौकोर होता है। कुल मोहरे अभी तक 1200 मिले हैं हड़प्पा काल के। हाथी के दांत, धातु और मिट्टी के मोहरे बने होते थे। सबसे अधिक मोहर मोहनजोदाड़ो से मिला है। धार्मिक जीवन के बारे में बात करें तो सिंधु सभ्यता के लोग भूमि को उर्वरा की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। हड़प्पा में इसके प्रमाण भी मिलते हैं। एक देवी की मूर्ति है जिसके नाभि से पेड़ निकल रहा है। तो आपको पूछ सकता है कि एक देवी की मूर्ति जिसके नाभि से पेड़ निकल रहा है कहाँ मिला था? तो हड़प्पा में मिला था। पूजा के लिए वह यज्ञ करते थे, धूप और लिप का यूज करते थे, जादू टोना में विश्वास रखते थे, पशु बलि का भी प्रथा था। जब पूजा करते थे तो बलि भी देते थे। पुनर्जन्म में भी विश्वास रखते थे। जल और सांप का धार्मिक महत्व था। जैसे आज हिंदू धर्म में नागपंचमी मनाया जाता है, छठ मनाया जाता है, वैसे ही उस समय भी इनका महत्व था। सिंधु सभ्यता मातृसत्तात्मक थी क्योंकि मातृदेवी की पूजा करते थे। मोहनजोदड़ो से मातृदेवी का तथा पशुपतिनाथ का प्रमाण मिला है। मातृदेवी और पशुपतिनाथ का प्रमाण मिला है सिंधु सभ्यता से। और भूमि की पूजा करते थे। भूमि का जो कह सकते हैं धरती माँ की जो मूर्ति मिली थी वह मिली थी हड़प्पा से। योग अभ्यास करती हुई मूर्ति से भी पता चलता है कि यहाँ सिंधु सभ्यता में ही योग का जन्म हुआ था। कालीबंगा से लिंग पूजा का भी प्रमाण मिलता है। लिंग पूजा भी शिव भगवान के लिए किया जाता है। और जो है पशुपतिनाथ का जो मूर्ति मिला है वह मोहनजोदड़ो से मिला है। वृक्ष पूजा के भी प्रमाण मिलते हैं। पीपल, नीम आदि का यह पूजा करते थे। कालीबंगा तथा लोथल से अग्निकुंड का प्रमाण मिला है। इसी में हवन वगैरह किया जाता था। और सिंधु सभ्यता में ही सर्वप्रथम स्वास्तिक चिन्ह हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस अनुमान लगाया गया कि उसमें जो सूर्य उपासना के लिए स्वास्तिक चिन्ह का यूज किया जाता था। सिंधु सभ्यता में मंदिर का अवशेष नहीं मिला है। मैंने बताया कि यह मंदिर में पूजा नहीं करते थे, यह घर में ही यह सामूहिक रूप से यज्ञ करते थे। पशुओं में कुबड़ वाला सांड जो है पूजनीय था। पशु पूजा की भी साक्ष्य मिले हैं। जब कुबड़ वाला सांड पूजनीय है, इससे यही पता चलता है कि वह पशु की पूजा करते थे। और जो है बढ़ईगिरी या लकड़ी के दरवाजा, फर्नीचर, कुर्सी, पलंग बना सकते थे या इसका व्यापार भी करते थे। अंतिम संस्कार कैसे करते थे? तो जलाते भी थे, दफनाते भी थे, आप शव को फेंक देते थे। इन तीनों का प्रमाण जो है हड़प्पा के कालीबंगा शहर से मिला है। और हड़प्पा में विदेशी लोगों को दफनाने का साक्ष्य भी मिला है। मोहनजोदड़ो में शव जलाने का साक्ष्य मिला है, जबकि लोथल में शव जलाने और दफनाने दोनों का साक्ष्य मिला है। रोपड़ में मालिक के साथ कुत्ता दफनाने का साक्ष्य मिला है। तो ये चारों याद रखिएगा, हड़प्पा में विदेशी लोगों को दफनाने का, मोहनजोदड़ो में शव को जलाने का, लोथल में शव जलाने और शव दफनाने दोनों का, रोपड़ में मालिक के साथ कुत्ता दफनाने का, जबकि कालीबंगा में शव जलाने, दफनाने और फेंकने का भी प्रमाण मिला है। आर्यों का पतन कैसे हुआ? तो इसके लिए वैज्ञानिकों ने बहुत से कारण बताए। इसका पहला कारण जो बताया कि आर्यों ने आक्रमण किया। पहले बताया जाता था कि यार अंटार्कटिका से आए थे, उन्होंने भारत पर आक्रमण किया, एक गाय के लिए लड़ते थे, जो आगे हम आगे पढ़ेंगे। तो इसका प्रमाण इस आधार पर लगाता अनुमान कि मोहनजोदड़ो में 38 नर कंकाल मिले हैं। इससे अनुमान लगाया जाता है कि नर कंकाल आर्यों से लड़ते समय मारे गए थे। ऐसे विश्वास करने, ऐसे बातों पर विश्वास करते हैं मार्टिन बिलर और गार्डन चाइल्ड। और आर.एन. एफस्टाइन कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण, और मैक और कैम्ब्रिज कहते हैं बाढ़ के कारण। तो सब सर्वाधिक मान है वह है बाढ़ के कारण हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ, क्योंकि मोहनजोदड़ो में 7 बार बाढ़ आने का प्रमाण मिला है। 7 बार भयंकर बाढ़ आया था मोहनजोदड़ो में। और इस वैज्ञानिक ने इस बात पर विश्वास किया, मैक और कैम्ब्रिज, और सर्वाधिक वैज्ञानिक भी इसी बात पर विश्वास करते हैं। लेकिन एक और वैज्ञानिक है जॉन मार्शल, यह कहते हैं प्रशासनिक शिथिलता के कारण
जो है हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ। प्रशासनिक शिथिलता हुआ कि जो इसे चलाने वाले थे हड़प्पा सभ्यता के जो सरकार थे उस समय के राजा थे, उनमें शिथिलता आ गई, वो कमज़ोर हो गए और तब यहाँ आर्य का आगमन हो गया। कालीबंगा में भूकंप का भी प्रमाण मिला है, ये भी हड़प्पा सभ्यता का अंत का कारण माना गया है, तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो भूकंप के प्रमाण कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा से। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आगे हम सिंधु सभ्यता से ही एक और पार्ट वीडियो लाएंगे जिसमें बताएंगे कि सिंधु सभ्यता में कौन कौन शहर खोजे गए हैं और उस शहर से कौन कौन सी चीज़ें हड़प्पा सभ्यता के हड़प्पा काल के कौन सी वस्तुएं उस शहर से प्राप्त की गई है। तो उम्मीद करते हैं कि आप हमें सपोर्ट दिखाइएगा, हमारे चैनल सब्सक्राइब करिएगा, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करिएगा और इस वीडियो को शेयर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप हमसे जुड़े रहिएगा। तो थैंक यू दोस्तों।